हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी सीबीएसई क्लास 10th जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब चैप्टर शुरू होता है तो आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखेगी हरीश की। हरीश जो है वो दिवाली शॉपिंग के लिए निकलता है अपने पेरेंट्स के साथ। वहाँ मार्केट में वो अलग अलग तरह की चीज़ें देखता है। अब हम दिवाली में जाते हैं वहाँ तो हम क्या देखते हैं, वहाँ कहीं लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, कहीं पे दिए हैं, कहीं पे कैंडल है, कहीं पे कंडल है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देखते हैं। तो हरीश ये सोचता है ये इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं बाहर में, शूज लगे हुए हैं बाहर में, ये सारी चीजें कहाँ से आई होंगी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में कहाँ से आई होगी। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि ये सब इंडस्ट्रीज से बन के आती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज से बन के आती है, और जैसे दिए हो गए, ये फूलों की माला हो गई, ये लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। तो देखा आपने कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ्स में प्ले करती है। तो हम आगे अब इसी चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे कि कैसे रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस होता है। अब अगर आपको पेपर चाहिए, अब आपको कोई बोले कि पेपर जो है आप खुद बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? आप लकड़ी लेके आओगे बस, उसके बाद आपको पता ही नहीं वो लकड़ी से वो पेपर कैसे बनेगा। इसीलिए जब इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो ये रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी ले ली उन्होंने, एक वुड ले ली, तो वुड इज अ रॉ मटेरियल, फिर उसको उन्होंने पेपर में मशीन्स के थ्रू कन्वर्ट किया। तो मशीन्स के थ्रू जब वो पेपर में कन्वर्ट हुआ तो वो पेपर क्या बना, वो बना फिनिश्ड गुड। तो हम आगे इस चैप्टर में यही चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, ठीक है, शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन, बॉक्साइट इज सॉरी एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमें इसमें बताई गई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो है वो यान से प्रोड्यूस होते हैं, यान इज अ रॉ मटेरियल अगेन। तो इंडस्ट्रीज ने क्या रोल प्ले कर रही है वो हम आगे देखेंगे। People employed in the secondary activities manufacture the primary material into the finished good। तो people जो secondary activity मतलब क्या हो गया कि उन्होंने एक primary material को secondary goods में वो convert कर रहे हैं, वो wood को paper में convert कर रहे हैं। तो वो कौन सी activity हुई, वो हुई secondary activity। The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस। अब कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज फॉल होती हैं हम लोग उनके बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना डेवलप हो रही है उसी से हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या है, मेजर होती है और कहीं ना कहीं डिपेंड भी होती है। तो हम आगे पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particularly mainly because अब कुछ points बताए जाएंगे कि क्यों इसको एक important चीज जो है मानी गई है। Manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. Now, why agriculture is the backbone of our economy? क्योंकि अगर हमें क्लोथ्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें कॉटन चाहिए, तो वो कॉटन कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है। हमें वुड चाहिए, वुड कहाँ से आ रही है, फॉरेस्ट से आ रही है, ठीक है। तो ये क्या, एग्रीकल्चर एक कहीं ना कहीं बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। शुगर केन चाहिए शुगर बनाने के लिए, कहाँ से आ रही है शुगर केन, अगेन एग्रीकल्चर से आ रही है। तो they also reduce the heavy dependence on of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। तो कहीं ना कहीं जो लोग खाली एग्रीकल्चर के बेसिस पे वो होता है कि हम तो बस खेती करेंगे, तो वो उनको सेकेंडरी सेक्टर में जॉब देके कहीं ना कहीं उनका ये जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश करती है। कौन, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी नहीं होगी। दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और यही क्या थी, ये थी मेन फिलोसफी थी कि क्यों पब्लिक सेक्टर जो है वो इंडिया में बनने चाहिए या फिर जॉइंट सेक्टर जो है वो इंडिया में बनने चाहिए।
It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. और रीजनल जो डिस्पैरिटीज हो रही थी कि लोगों को अर्बन एरिया में ही आके काम करना पड़ रहा था, अब क्या था, उनके लिए ट्राइबल एरियाज में भी जो थी इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी जा रही थी. Countries that transform their raw material into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. तो कंट्री जो कि रॉ मटेरियल को एक बहुत ज्यादा वेराइटी के गुड्स में, मतलब अगर आप कॉटन एक रॉ मटेरियल है और आप उससे खूब सारे कपड़े बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसका वैल्यू और एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या है, वो एक प्रॉस्परस कंट्री है, एक अच्छी खासी कंट्री है, डेवलप्ड है. इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल. तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कहाँ लाई करती, कि जब वो अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएगी. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड. अगर एग्रीकल्चर, अगर आपको कॉटन ही मिलेगी तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो एक साथ चल रहे हैं. फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. तो देखो एग्रो इंडस्ट्री क्या होगी, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. अब हमको पेपर बनाना, वो शुगर बनानी है, हमें शुगर केन चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो फार्मर को बोलेगी मैं तुम्हारे से हर दिन या हर महीने इतना इतना शुगर लेके जाऊंगा. इससे क्या होगा, फार्मर की भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी. They depend on the latter for raw material and sell their product such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, pesticide, plastic and PVC pipe, machines and tools etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production process very efficient. तो अब देखो, अगर किसी को शुगर केन चाहिए तो वो क्या चाहेगा कि जल्दी जल्दी शुगर केन बने, तो वो उस फार्मर को वो सारी चीजें भी देगा, ठीक है, वो चीजें भी प्रोवाइड करेगा, वो मीन्स प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी इंडस्ट्री को भी फायदा हो और कहीं ना कहीं फार्मर को भी फायदा होगा. In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. ये जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है इतना, इसमें हमारी इंडस्ट्रीज को क्या है, ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने की जरूरत है. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. सेल्फ सफिशिएंसी ये नहीं कि हमारे लिए बहुत हो रहा है तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, नहीं, यही सिर्फ काफी नहीं है. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. हमारे जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से हाई रेट में जो है बिकने चाहिए, तभी जो है हम लोग भी ग्रो करेंगे. ओनली देन वी विल एबल टू compete in the international market. तभी हम, अगर हमारा कंपटीशन अच्छा होगा तभी हम compete कर पाएंगे. अगर हम सस्ते में बेच रहे हैं वहां पे और हम सोचे भाई हमारे लिए तो पूरा हो रहा है, तो वो कंपटीशन नहीं कहलाता है. तो ये था हमारा पहला टॉपिक. अब हम आगे बढ़ेंगे, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. हम आगे देख रहे हैं अब कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में. तो ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज stagnated at 17% of GDP out of total 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity एंड गैस. तो कहीं ना कहीं लास्ट 2 decades में इसमें बताया गया है कि शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो गया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो उसका शेयर क्या हो गया, स्टैग्नेट कर रहा है, ठीक है. 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ 27, मतलब वो 27% में से मतलब 17% जो है जीडीपी दे रहा है. किसको, कौन दे रहा है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है. विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, जिसमें से 10% होता है माइनिंग का, क्वेरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का, ये सब इंक्लूड होता है 10% में. दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%, ठीक है. अब यहाँ पे 17% है, लेकिन बाहरी कंट्रीज जो है वहां पे 25 to 35% है, तो हमारे लिए तो कम ही हुआ ना. हम लोग सोचे हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रीज से आप वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पाओगे. आप 17 कर रहे हो, वो लोग 25 से 35 कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कम हो, नीचे हो. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12%. ठीक है, तो अभी लास्ट जो डिकेड थे उसमें 7% हो गया था, फिर 12% पर एनम, मतलब पर ईयरली हो रहा था. फिर है सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%. तो पहले जो कम हो रखा था ये पूरा रेट, अब वो धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश में था, बढ़ रहा था. कैसे, 9 to 10% पर एनम. With appropriate policy intervention by the government and renewed
efforts by industry to improve productivity. Economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. गवर्नमेंट ने फिर कुछ पॉलिसीज भी लाई, उनकी पॉलिसीज की वजह से और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो अपने आप को आगे कर रही थी उस कोशिश की वजह से क्या है, अब इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर, इकोनॉमिस्ट कौन होंगे जो कि ये देखते हैं, जो प्रिडिक्शन मतलब हो गया कि आगे जाके क्या हमारी कंट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी, डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, वो प्रिडिक्शन जो इकोनॉमिस्ट कर रहे थे उनको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो करेगी. द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव. तो ये जो सेटअप की गई है काउंसिल, ये इसी ऑब्जेक्टिव से सेटअप करी गई है, ये देखने के लिए कि क्या इंडस्ट्रीज आगे जाके ग्रो करती हैं या नहीं करती हैं. तो अब हम आगे बढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में कि इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है. तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा. तो देखो लोकेशन कैसे हुई, लोकेशन ये हुई, देखो लोकेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, अब मेरे को एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मुझे कॉटन की इंडस्ट्री, मैं कॉटन के क्लोथ्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक ऐसी जगह पे सेटअप करूंगी सबसे पहले जहाँ पे मेरे को कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग मिले. ठीक है, मेरे को वहाँ कॉटन की अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए. ठीक है, मेरे को होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कॉटन मिलता है. दूसरी चीज क्या होती है कि वहाँ लेबर भी होना चाहिए. अब खाली कॉटन से तो कुछ नहीं होगा ना, मैं कॉटन लेके अकेली बैठी रहूंगी वहाँ, कुछ नहीं होगा. मेरे को क्या चाहिए, मुझे दूसरी चीज चाहिए लेबर की, लेबर भी होना चाहिए. तीसरी अवेलेबिलिटी क्या बताई गई है, कैपिटल, पावर और मार्केट. कैपिटल क्या होगी कि मेरे पास उतना पैसा भी होना चाहिए कि मैं वो लेबर को दे सकूं, वो रॉ मटेरियल जो मेरे को दे रहा है फार्मर उसको दे सकूं. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे कर सकूं. तो ये सारी चीजें भी क्या चाहिए, मुझे चाहिए. उसके अलावा मुझे ये चाहिए कि वहां से मार्केट करीब हो. ठीक है, मार्केट पास होगा तो वो ज्यादा बिकेगा भी. मेरे को और क्या चाहिए कि मार्केट में लोग वो चीज खरीदे भी. ठीक है, अगर मैं सर्दियां चल रही है, मैं वो कॉटन का कपड़ा बेच रही हूँ तो कोई नहीं खरीदेगा, तो मुझे उस हिसाब से मार्केट भी देखना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे मुंबई है, मुंबई में गर्मियां ही गर्मियां होती है. ठीक है, हार्डली वहाँ विंटर्स होती होगी, हार्डली, अदरवाइज वहाँ गर्मियां ही होती है. तो वहां अगर आप कॉटन बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, पूरा साल आप गर्मियों के कपड़े बेच रहे हो, तो वो एक वर्थ इट है. लेकिन अगर मैं वही कपड़ा यहाँ उत्तराखंड में आके बेच रही हूँ इस ठंड में, तो कोई भी नहीं खरीदेगा. तो मेरे को एक मार्केट की भी जरूरत है. दूसरा पावर. कई बार क्या होता है कि हम लोग एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री ग्रो कर लेते हैं जहाँ पे बिजली कटती रहती है, मतलब बार बार कभी लाइट आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही, कभी जा रही. उससे क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. तो वो चीज भी देखनी पड़ती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं इंडस्ट्री लोकेशन जो है, इन सभी चीजों को देख के हम अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन जो है वो सेटअप करते हैं. इट इज रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. पर ये बहुत मुश्किल होता है कि ये सारे फैक्टर्स हमें एक ही जगह पे जो है अवेलेबल हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है. फिर क्या है, कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट. तो इंडस्ट्रीज ने अब क्या किया है, वो अपने आप को एक ऐसी जगह पे लोकेट करने की कोशिश करती हैं जहाँ पे अगर सारे फैक्टर्स अवेलेबल नहीं भी हैं. ठीक है, पहली कोशिश तो ये होती है कि अवेलेबल हो, पर अगर नहीं है तो लोअर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए. ठीक है, कम पैसों में अवेलेबल हो जाए. ठीक है, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज. ठीक है, जब एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर एक छोटे से एरिया में भी शुरू हो रही है तो वहां पे फिर क्या होता है, अर्बनाइजेशन होने लगता है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट होने लगता है. समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड. जिससे क्या होता है, अब देखो कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होती है आपने देखा होगा, देखो मेन सिटी में तो कोई इंडस्ट्री होती नहीं है, थोड़ा सिटी के आसपास होती है ना, थोड़ा बॉर्डर पे होती है. तो वहां पे क्या होता है, वहां से अर्बनाइजेशन भी शुरू होने लगता है, वहां डेवलपमेंट भी शुरू. अब आपको इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए तो उसके लिए रोड भी अच्छी चाहिए, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो होने लग जाता है वहां पे. Cities provide market and also provide such as services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and फाइनेंशियल एडवाइसेस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्रीज. तो ये सिटीज जो है, अब सिटीज का अब जहाँ पे वो लोकेट करेगा फिर वहाँ पे हमें एटीएम, अब देखो हमें बैंक भी चाहिए तो वो इंश्योरेंस भी चाहिए, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, सिटी का मार्केट प्रोवाइड करता है. मेनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantage offered by urban centers known as agglomeration economies. Gradually a large industries agglomeration takes place. In the pre-independence period, most manufacturing units were located in the places from the point of view of overseas trade such as Mumbai. Industrial developed urban centers surrounded by a huge agricultural
रूरल हिंटरलैंड। तो अब ये क्या बताया गया है कि जो पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो बेसिकली कहाँ सेटअप करी जाती थी, वो सेटअप करी जाती थी पोर्ट्स के पास में। पोर्ट्स के पास में इसलिए कि अब वहां से इजी हो जाता है रॉ मटेरियल को फटाफट फटाफट दूसरी जगह भेज दो आप। ठीक है, आपने मुंबई पोर्ट में करी, मुंबई से आप विशाखापट्टनम भेज रहे हो। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, ये एक एग्जांपल है कि आपने एक पोर्ट में सेटअप, आप पोर्ट के पास सेटअप करोगे, आपका रॉ मटेरियल फटाफट चला जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट की क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीजें यहाँ पे क्या करी गई है, यहाँ पे ये चीज बताई गई है। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री। अच्छा देखो, यहाँ पे एक इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज दिया गया है। पहले आता है रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल चाहिए, सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए, आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो भी आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। फिर आपको एक फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे आप ये सब अरेंज कर सको। फिर आपको आउटपुट मतलब प्रोडक्ट्स चाहिए। जब प्रोडक्ट्स बन जाएंगे फिर वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होंगे, मार्केट में चले जाएंगे। फिर मार्केट से पैसा आएगा, पैसे से फिर रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री में आएगा। फिर फैक्ट्री में आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट से पैसा आएगा। तो ये पूरी चेन है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो की टू ये जो इंडस्ट्री लोकेशन का डिसीजन है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं और उन्हीं से ये डिसीजंस जो है कई बार इन्फ्लुएंस भी किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं, तो ये हमारा हो गया लोकेशन का। अब हम आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, कि एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चरल वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, जिनको एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल जो होता है वो चाहिए होता है, तभी वो आगे जाके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बना पाती हैं। अब हम आगे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें बताया गया है। मुझे लगता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं इसको भी, है ना, कि इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे क्लासिफाई करी गई है। तो लिस्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज। अच्छा, हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल सबसे पहले शुरू से करते हैं। सुबह उठ के हमें टूथपेस्ट चाहिए होता है, हमें ब्रश चाहिए होता है, फिर हमें ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट किससे बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ब्रेड चाहिए होती है, अगर ब्रेड खा रहे हैं तो पराठा चाहिए होता है, पराठे के लिए क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को डिनर, हमें आटा खाते किसमें, प्लेट चाहिए होती है, हमें गैस चाहिए होती है हमको। उसके बाद मतलब बहुत आप, ये एक टास्क है आपके लिए, आप एक काम करना, एक पेपर लो। ठीक है, कल उठोगे सुबह, सुबह उठ के आप सब कुछ नोट करना कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है पूरे दिन में। आपकी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप खुद भी कहोगे कि मतलब क्या है ये सब। हमें फैन चाहिए, हमें लाइट चाहिए, ठीक है, हमको रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमको गैस चाहिए, हमको स्टोव चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये वो सारे, हमें कटोरी चाहिए, हमें यूटेंसिल्स चाहिए, हमें चम्मच चाहिए, सारी चीजें क्या हुई, ये सब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो हम लोग रोज कितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये आप लोग कल लिस्ट करना। ठीक है, तो अब ये ऑन द बेसिस ऑफ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क। ठीक है, टेक्सटाइल में टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, मतलब ये क्या हो गई, ये हो गए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल। फिर क्या है, फिर है मिनरल बेस्ड। तो मिनरल बेस्ड में क्या आ गया, आयरन आ गया, स्टील आ गया, सीमेंट आ गया। ठीक है, आपका एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये वो चीजें हो गई कि जो एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री को दे रही है कि अब तुम्हें कॉटन दे दिया, अब तुम इससे कपड़ा बनाओ। अब हमने तुम्हें ये शुगर केन के लिए शुगर दे दिया, तुम इससे जैगरी बनाओ। तो ये क्या हो गई, ये वो हो गई अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मतलब इनका रोल वाइज ये दोनों क्लासिफाइड हो गई। फिर क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर। अब डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर के लिए जो गुड्स, अब देखो शुगर से अगर हमें जैगरी नहीं बनानी है तो कहीं ना कहीं वो शुगर क्या हो गया, वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री में आ गई। तब वो सीधा उस शुगर को कहाँ देगी, कंज्यूमर्स को देगी कि तुम खा लो। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया। पेपर में क्या होता है, वुड से सीधा आप पेपर बना दो, उसमें कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है। अब हाँ, अगर आप उस पेपर में चीजें बना रहे हो, अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बना के दे रहे हो, या आप एक बुक, उस पेपर को बुक में कन्वर्ट करके दे रहे हो, फिर वो आगे कहाँ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो सेकेंडरी लेवल की होती है, उधर जाएगी ताकि वो एक फिनिश्ड गुड बने।
ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे हम लोगों ने शुगर केन लिया, अभी शुगर केन गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। एग्रो बेस्ड में क्या हुआ, शुगर केन को शुगर बना दी, शुगर बना के वो कंज्यूमर्स को दे दी, तो वो काम उधर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर यही शुगर जो यहाँ बनी है ये आगे जाएगी ये आगे जाएगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कि फिनिश्ड गुड बनाएगी, क्या, जैगरी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये होगी इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द मेन रोल। इसका रोल है एग्रो बेस्ड, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करिए और ये फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करिए। तो कहीं ना कहीं रोल के बेसिस पे ये दोनों डिफर हो चुकी हैं। पर अगर वही ये गुड्स आगे सीधा कस्टमर पे जाता है तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, ये सीधा कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करा रही है। फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक होती है स्मॉल स्केल, एक होती है लार्ज स्केल। एक में कम कैपिटल होता है, एक में ज्यादा होता है। एक की इन्वेस्टमेंट कम होती है तो एक की ज्यादा होती है, तो वो क्या होगी, कैपिटल के बेसिस पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो एक पब्लिक सेक्टर हो गया, एक प्राइवेट हो गया। पब्लिक क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट होता है जैसे क्या है, जैसे इसमें देखो बजाज ऑटो लिमिटेड, टेस्को, डाबर इंडस्ट्री, ये प्राइवेट है, ये किसी एक की है। ठीक है, एक ओनर है यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट जो जॉइंट सेक्टर अर्न करती है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है, ये जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट, ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है। ठीक है, फिर आती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स एंड बोथ दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट। तो कोऑपरेटिव क्या हो गया कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इसमें वो भी मेन हेड है, जो फिनिश्ड गुड बना रहा है वो भी है, और इसमें जो मटेरियल इसमें वर्कर्स जो है वो भी, जो वर्कर्स दे रहा है वो भी मेन रोल। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सब ये लोग आपस में इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो ये होगी कोऑपरेटिव बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेटेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री क्या होगी, जैसे आयरन एंड स्टील, ये हैवी चीजें बना रही है। और लाइट इंडस्ट्री वो होगी जो कि वायर बना रही है। ठीक है, छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल चीजें बना रही है, जो एक नेल बना रही है। ठीक है, एक छोटा सा नेल बना रही है, तो वो क्या होगी, वो लाइट इंडस्ट्री होगी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्लासिफिकेशन हुआ आपका किसका, इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे, वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड क्या हो गया, मतलब वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आ गया कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। तो ये वो चीजें हैं जो कि रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्रीज है उन पे कहीं ना कहीं क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे आते हैं। तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी में यूनिक पोजीशन क्यों एक्वायर करिए, पहली बात प्रोडक्शन, दूसरा ये जो इनकम कमा रही है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन होल्ड करके बैठी है। अब देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 14% हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट 35 मिलियन पर्सन जो है एम्प्लॉयड है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट यही आती है। फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज 24.6% है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक यूनिक पोजीशन इसने अपनी होल्ड की हुई है। It is only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added product. तो ये क्या हो गई, ये हुई हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्या आती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल। इसमें भी अलग अलग रॉ मटेरियल की इंडस्ट्रीज आती हैं। तो पहला देखो कॉटन टेक्सटाइल देखते हैं कि इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। अब आपने गांधी जी का वो चक्रा तो देखा होगा जिसमें वो ऐसे चलाते हैं, यहाँ से धागा बन के आगे जाके जा रहा है। तो वो क्या हुआ, वो स्पिनिंग व्हील से पहले क्या बनती थी, कॉटन बनती थी। लेकिन आज कॉटन किससे बन रही है, इंडस्ट्रीज में बन रही है। आफ्टर द 18th century power looms come to use, our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो पहले हमारी इंडस्ट्री जो थी वो हाथ से ट्रेडिशनल वे में चल रहा था। ठीक है, कुछ भी पुराना होता है ना जो, वो ट्रेडिशनल होता है, तो ट्रेडिशनल वे में कॉटन बन रहा था। फिर इंग्लैंड में क्या हुई, मिल आई। ठीक है, ये मशीन्स आई, मशीन से कॉटन बनने लगा। तो इससे हमारी जो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी ये पीछे हट गई। क्यों पीछे हटी, देखो
दो चीजें। अब आप एक चीज अपने हाथ से कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो, आपको समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। दूसरी चीज क्या लग रही है, आपको मेहनत लग रही है, आपकी मेहनत। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप एक तो ज्यादा टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स बना के आगे बेच रहे हो, वो भी आप महंगे बेचोगे क्योंकि उसमें आपकी भी मेहनत है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगा और प्रोडक्ट्स जो कम बने तो आप उनको हाई रेट पे बेचोगे। पर उतने ही प्रोडक्ट, उससे भी 4 गुना प्रोडक्ट जो है वो मिल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से कॉटन बन के आता है, ये इंडस्ट्री से जो क्लोथ्स बन के आते हैं, वो 4 गुना ज्यादा क्लोथ्स जो है उससे भी कम रेट में अगर आपको दे रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे, आप प्रेफर करोगे वो मिल वाले क्लोथ्स को लेना। तो इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं क्या होगी, इनको स्टेप बैक लेना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये इग्नोर करी जाएंगी। ठीक है, लोग इनसे सामान नहीं खरीदेंगे तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो आगे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगी। तो इससे क्या हुआ, इनको बहुत इफेक्ट पड़ा। ठीक है, टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। आज हमारी कंट्री में 1600 से भी ज्यादा क्या है, कॉटन इंडस्ट्रीज हैं। About 80% of these are in the private sector and the rest are in the public and cooperative sector. 80% प्राइवेट है, बाकी कहाँ है, पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर्स में है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। और इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्रीज भी। अब इंडस्ट्री क्या होगी, इंडस्ट्री हुआ एक बड़ा स्केल में, फैक्ट्री क्या होगी, फैक्ट्री एक छोटी स्केल में। ठीक है, छोटे, वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। फैक्ट्री इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, उसमें पर कैपिटा इनकम भी कम लगता है, यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा लगता है। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पहले क्या थी, ये जो कॉटन इंडस्ट्री थी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और गुजरात में जो कॉटन बेल्ट जहाँ पे कॉटन उगती है उन पे डिपेंड करती थी। अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा कंटिन्यू टुवर्ड्स द लोकलाइजेशन। लेकिन जब जो भी मैंने आपको बताया ना कि रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, हमको फैक्ट्री चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें मटेरियल, तो ये सारी चीज़ों ने लोकेशन को कहीं ना कहीं, लोकेशन उन्होंने सोचा अब यहाँ पे ये सब नहीं मिल रहा, हम लोग एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं। This industry has close links with agriculture and provide a living to farmers, cotton balls, pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। तो अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कितने लोगों का घर चला रही है, फार्मर का भी चला रही है, उसका भी चला रही है जो वो कॉटन बॉल्स को पिक कर, मतलब जो वो कॉटन को तोड़ रहा है पेड़ों से, उसका भी चला रही है। फिर जो कॉटन को लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका भी, जो कॉटन से धागा बना रहा है उसका भी धागे से कपड़ा बना रहा है। ठीक है, फिर उसको डाई कर रहा है, उसको कलर दे रहा है, उसको पैकेजिंग कर रहा है। ठीक है, इन सबका कौन एक घर चला रही, कॉटन इंडस्ट्री। The industry by creating demand supports many other industrialists such as chemical and dyes, mill stores, packaging, material and engineering works. तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बाकी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करी। कैसे, अब एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि डाई करती है, ठीक है, जो मतलब जो आपको एक अलग अलग तरह का कलर देती है, कलर लाके देती है। डाइंग का मतलब पता है कि कपड़े को एक कलर में डुबो दो, उसके बाद वो उस कलर का हो जाए, तो उसके लिए डाई चाहिए होती है। अब एक इंडस्ट्री जो ये डाई बनाती है, तो कहीं ना कहीं कॉटन इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को भी पैसा दे रही है कि तुम मुझे डाई दो। फिर एक इंडस्ट्री ऐसा है जो पैकेजिंग बनाती है, उसको भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक इंडस्ट्री जो है बाकी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर रही है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope of incorporation traditional skills and design by weaving in close skills zari. India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and मिल्स। तो पहले क्या था कि जो अब दो तरह का, एक तो हो गया स्पिनिंग, एक हो गया वीविंग। स्पिनिंग तो फिर भी सेंट्रलाइज एरिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वीविंग इतना नहीं चल रहा था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं वीविंग जो होती है वो हाथ से होती है। ठीक है, हाथ से होती है, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा लगेगी, लेबर खूब लगाने पड़ते हैं। फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक अच्छा यार्न मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, एक अच्छा रॉ मटेरियल मिलना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तभी तो देखो आज हैंडलूम का क्लोथ कितना महंगा बिकता है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये जो हैंडस्पन खादी होती है, जो ये खादी बनती है हाथ से, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। देखो
स्टडी द फिगर्स अबव। अच्छा, अबव फिगर्स देखो। सेक्टर्स, मिल जो है, मिल 6% शेयर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है। उसके बाद पावर लूम्स जो है वो 54.17, पावर लूम्स क्या होगी, जो पावर से चल रही है, 54.17। और हैंडलूम जो हाथ से चल रही है वो कहीं ना कहीं 23% क्या दे रही है, वो दे रही है, शेयर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यान टू जापान। अब इंडिया यान को कहाँ करती है, जापान में एक्सपोर्ट करती है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया जो है यान को आगे एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू चाइना एट अराउंड 34 million since the mid 80s the spinning sectors have received a lot of attention। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है कंट्री जहाँ पे स्पिनिंग व्हील जो है वो चली आ रही है, क्योंकि वो डिमांड में है, ठीक है। इंडिया के बाद आती है चाइना, लेकिन इंडिया से पहले आती है चाइना, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड। तो इंडिया 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड जितना भी होता है ना यार्न का, उसका 1/4 कौन कर रही है, इंडिया कर रही है। However, our trade in garments is only 4% of the world's total। लेकिन हमारे गारमेंट्स जो बन जाते हैं ना यार्न से क्लोथ्स, वो कितना है, सिर्फ 4% है, तो कम है ना। Our spinning mills are competitive at global level and capable of using all the fibers we produce। हमारी स्पिनिंग व्हील भी उतनी कैपेबल है, ठीक है, जितना हमारा रॉ मटेरियल इतना जा रहा है, लेकिन हमारे गारमेंट्स उतने नहीं जा रहे, तो हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं। The weaving, knitting and processing unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country। लेकिन हमारी कंट्री में जो ये यार्न बनता है ना हाई क्वालिटी है, हमारी स्पिनिंग व्हील्स उसको नहीं सह सकती है, वो उसको अच्छा सा वो उसको फिनिश गुड में नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। There are some large modern factories in these segments, but most of the production is fragmented small units which cater to the local market। This mismatch is a major drawback for the industry। As a result, many of our spinners export cotton yarn while garment manufacturing have to import fabric। तो अब क्या हो गया है, यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, वहां से वो फैब्रिक अंदर ला रहे हैं, जो फैब्रिक हमारे इंडिया में भी बन सकता है पर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारा स्पिनिंग व्हील वो चीजें नहीं बन, वो यार्न इतना हाई क्वालिटी है कि हमारा स्पिनिंग व्हील उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है एक गारमेंट में। तो वो चीज जो इंडिया में पैदा हो रही है वही चीज हम बाहर विदेश में भेज रहे हैं, फिर विदेश से फिनिश गुड आ रहा है और वो हमें और महंगे में उस चीज को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान कौन हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखो हम तो यहाँ से रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, फिर वो फिनिश गुड उस रॉ मटेरियल से भी महंगा दे रहे हैं हमको, ठीक है। हमारा ही रॉ मटेरियल लेके हमको ही फिनिश्ड गुड दे रहे हैं, तो कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेबल कॉटन, ठीक है, द नीड ऑफ इम्पोर्ट इज स्टिल फिल। लेकिन हमने भली बहुत वो कर दिया है, हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया है, हमने अच्छी डेवलपमेंट कर दी, लेकिन फिर भी इम्पोर्ट जो है अभी भी उनका ज़्यादा है। पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। पावर सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए और मशीनरी जो है वो डेवलप्ड अपग्रेडेड होनी चाहिए। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर भी आजकल लेबर का आउटपुट भी कम है, वो अपना जो उनको काम जितने अच्छे से करना चाहिए नहीं कर रहे हैं वो काम। एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और जो ये सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है इनके साथ एक कॉम्पिटिशन भी इज वन ऑफ द रीजन्स वाई हम अभी भी पीछे हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द कॉटन। अब हम आगे पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल के बारे में। तो जूट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया में जूट जो है उसका प्रोडक्शन बहुत हाई है, इंडिया से पहले बांग्लादेश में है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया। इंडिया में 70 जूट मिल्स क्या है, लोकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन द नैरो बेल्ट। अब ये क्यों है हुगली रिवर के पास में, क्योंकि यहाँ से आराम से जूट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट के पास में, मैंने कहा था पोर्ट के पास में क्यों होती, ताकि सामान जो है आराम से आगे जाके बाहर में एक्सपोर्ट हो सके। फैक्टर्स
रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, एक तो वहाँ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया अच्छा है, दूसरा इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट कम एक्सपेंसिव है, मैंने बताया था आपको, सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वहाँ पे रेलवेज का भी नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू मिल्स, एबुडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं यहाँ इन्हें क्या चीजें मिल रही है, एक तो इन्हें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल आराम से इधर उधर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, लेबर इन्हें अच्छा मिल रहा है, साथ में इन्हें क्या मिल रहा है अच्छा, कि रोडवेज वाटरवेज भी जो है इन्हें वहां पे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, और क्या प्रोवाइड हो रहा है इन्हें, जो लेबर है वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से इनके पास आ पा रहे हैं, तो इनको ज्यादातर फैसिलिटी कहाँ मिल रही है, इस साइड मिल रही है, ये हुगली रिवर के पास मिल रही है, इसीलिए इन लोगों ने अपनी लोकेशन को यहाँ पे सेटअप करा हुआ है, तो लोकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू सॉ राइट नाउ। अब आगे देखो, चीप लेबर मिल रहा था, सस्ते में लेबर मिल रहा है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी एंड एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, तो कहीं ना कहीं इनको बैंकिंग फैसिलिटी भी मिल रही है, ठीक है, तो बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है कि अगर आपकी उसमें आग लग गई तो हम आपको एक अच्छा खासा पैसा दे देंगे, ठीक है, ताकि आप फिर से अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सको। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 2.61 lakh वर्कर्स डायरेक्टली एंड another 40 lakh small scale and marginal farmers who are engaged in cultivation of jute and mista, many more people are associated indirectly, तो 2.61 लाख तो वो लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 40 लाख जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि जूट उगा रहे हैं, ठीक है, जूट उगाने वाला भी एक तरह से एम्प्लॉयड ही हुआ, ठीक है, तो ये इतने लोग क्या है इस जूट इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ, पहला चैलेंज क्या हो गया, अब क्या हो गया, एक स्टिफ कंपटीशन भी किया, मैंने पहले क्या बोला था, बांग्लादेश जो है वो नंबर 1 है एक्सपोर्ट में, तो बांग्लादेश से भी एक कंपटीशन हो गया, फिर बांग्लादेश के अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वो भी होंगी एक्सपोर्ट अच्छा कर रही होंगी, जैसे ब्राजील हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, फिलीपींस हो गया, इजिप्ट हो गया, थाईलैंड हो गया, तो इनसे भी एक क्या हो गया, एक कॉम्पिटिशन भी उनको फेस करना पड़ रहा है। हाउएवर the international demand has been on increase due to government policy of mandatory use of jute packaging, लेकिन डिमांड इंक्रीज हुई, अब आपने बीच में देखा होगा बोला कि पॉलीथीन की पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, जूट यूज करो, तो उससे क्या हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुई जूट की। To stimulate demand, the product needs to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट पॉलिसी जो आई कि जूट पॉलिसी कि जूट का यूज करो, इससे क्या हुआ, फार्मर्स को भी फायदा हुआ, फार्मर्स को भी एक अच्छा सब्सिडी मिला, ठीक है, इससे क्या हुआ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, गुड प्राइस प्रोवाइड करे जा रहे थे, तो जूट वाले ये जितने भी लोग थे ना जो जूट इंडस्ट्रीज में घुसे हुए थे, इनको कहीं ना कहीं बहुत फायदा हुआ। द मेन मार्केट अब इसके मेन मार्केट क्या है, यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर द, अब ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्लोबल कंसर्न जो इतना हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, जूट इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग ज्यादातर जूट के बैग्स को यूज करने का प्रेफर कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जूट की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे फार्मर्स को भी फायदा हो रहा है, लेबर्स को भी फायदा हो रहा है, इससे उन लोगों को भी फायदा हो रहा है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा जूट के बारे में। अब हम आते हैं शुगर इंडस्ट्री पे, ठीक है, अब आते हैं हम शुगर इंडस्ट्री पे। तो शुगर इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन? इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन गुड़ हो गया और ये खांड सरी जो हो गया इसका फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि देखो गुड़ जो है ना वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, ज़्यादातर नहीं मिलेगा कहीं भी आपको, इंडिया में ज़्यादा मिलेगा गुड़, ठीक है। शुगर की डिमांड ये होती है, शुगर स्टीविया होता है, ठीक है, एक्सटीविया हो गया, और ये सारी चीज़ों की वजह से ये कहीं ना कहीं बाहर भी प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन गुड़ कहाँ होता है? सिर्फ इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं, बाकी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर प्रोड्यूस होता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज, बल्कि ज़्यादा चाहिए होता है रॉ मटेरियल, हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होता है। दूसरा, इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है हम लोगों का। अब लोग शुगर केन ही इधर लेके आओगे, उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा चाहिए, ठीक है। देयर आर ओवर 460 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर। 460 शुगर मिल्स हैं, कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में है।
इसके अलावा पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो ये इंडस्ट्री कहाँ है, यहाँ पे लोकेटेड है। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% मिल्स कहाँ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में, बाकी 40% इधर उधर है। ठीक है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब वाई इट इज सीजनल इन नेचर, क्योंकि शुगर केन हर पूरा 12 महीना नहीं उगता है, वो सिर्फ कुछ महीने उगता है। ठीक है, जब बारिश का टाइम होता है तब उगता है, तो इसलिए ये एक सीजनल इंडस्ट्री है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब बीच में क्या हो गया था कि ये बोल दिया गया था कि इनको सदर्न स्टेट्स में शिफ्ट कर दो। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दो। ठीक है, दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। तो यहाँ पे जो केन है वो ज़्यादा अच्छे से आपको ज़्यादा शुगर बना के दे सकती है, वो जो शुगर केन है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। एक अगर क्लाइमेट कूलर होगा तो अच्छा सी वो मतलब अच्छे से उसको क्रश कर सकोगे। ठीक है। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। और ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स जो हैं वो भी स्टेट्स में अच्छे हैं। Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to the factories, and need to maximize the use of baggage. तो मेजर चैलेंजेस क्या हो गए, पहला तो हो गया सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री जो है ये सीजनल सिर्फ 6 महीना चलती है, पहला चैलेंज। दूसरा ट्रांसपोर्ट, कई बार शुगर केन को फैक्ट्री तक लाने में इतना टाइम लग जाता है कि वो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है। ओल्ड एंड एफिशिएंट, अब इसका मेथड ओल्ड एंड एफिशिएंट ही है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी चला आ रहा है। तो ये क्या है, ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है। अब हम आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगी, हमारी वो इंडस्ट्री हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे मेटल्स हो गया, आयरन हो गया, ये वाली इंडस्ट्रीज हुई हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो अब हम आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आ गए हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इंडस्ट्रीज होती है मिनरल बेस्ड। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। एग्रो बेस्ड क्या हुई, जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल ले रही थी। अब स्टील है, स्टील को आप ऐसा तो है नहीं आप बीज लगाओगे और स्टील उगा दोगे। तो स्टील जो होता है या फिर जितने भी आयरन ओर होते हैं ये सब कैसे मिलते हैं, ये हमें माइनिंग के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो ये क्या हुए, ये वे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम आगे देखते हैं, पहली आती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज जो है वो हैवी होती हैं। ठीक है, हैवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। उनकी मशीनरी भी डिपेंड करता है कि वो कितनी हैवी है या कितनी लाइट है या कितनी मीडियम है। तो आयरन उसमें क्या होता है, आयरन इन मशीनरीज को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आयरन एक बेसिक, एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई इंडस्ट्री के लिए। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड। इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए स्टील की आपको ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी चाहिए। ठीक है, डिफेंस के लिए, मतलब आपको अगर पिस्टल बनानी है, आपको कोई गन बनानी है, उसके लिए भी आपको स्टील की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद क्या, मेडिकल के लिए चाहिए आपको, टेलीफोन अगर आपको बात करनी है उसके लिए भी आपको चाहिए स्टील। ठीक है, टेलीफोन भी तो ऐसे ही बनता है। फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए। अब वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है उनके लिए आयरन और स्टील की हमें क्या होती है, हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसका, स्टील का, कितना कंजम्पशन, मतलब हम कितना स्टील ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारी कंट्रीज की डेवलपमेंट पे। हमारी कंट्री कितना डेवलप तभी करेगी जब वो अच्छा खासा प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost। तो ये जितने भी अब देखो, आप एक आयरन होता है ना, अब एक आयरन का बड़ा सा फट्टा ही उठा लो, आपसे उठेगा ही नहीं, बहुत हैवी होता है। तो इतने सारे जब सोचो 1000-2000 एक साथ बन रहे हैं तो वो कितना हैवी और बल्कि हो जाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी वैसा ही चाहिए जो उतने सामान को उठा सके। तो ये क्या हुआ, ये मतलब ये एक हैवी इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, फिर क्या है, आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो
रेशियो क्या हुआ कि आयरन और अगर हम पे 4, जैसे हमने अब मैं कैसे समझाऊं तुमको, अब एक चम्मच के हिसाब से समझाती हूँ। अगर हमने 4 चम्मच आयरन और लिया तो हमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है और सिर्फ 1 चम्मच क्या लेना है, लाइमस्टोन लेना है। तो ये 4:2:1 के उसमें मेजरमेंट्स में होता है ये, मतलब जितना हम लोगों ने आयरन और लिया उसका आधा हम लोग क्या लेंगे, उसका आधा हम लोग लेंगे लाइमस्टोन, वो सॉरी कुकिंग कोल लेंगे, और कुकिंग कोल का भी आधा हम लोग क्या लेंगे, लाइमस्टोन। तो ये इस रेशियो में होता है। some quantities of manganese are also required to harden the steel। मैग्नीज हमने क्या देखा था, आयरन ओर में ही देखा था हमने मैग्नीज, जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, उड़ीसा में होती है। तो मैग्नीज भी कहीं ना कहीं हैवी बनाने के लिए सामान को जरूरी होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। अब अगर आप इतना फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको उठाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा खासा चाहिए मार्केट तक, क्या करने के लिए, ले जाने के लिए। टुडे विद 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। इंडिया 9th है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में स्टील प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन के लिए स्पॉन्ज आयरन का क्या है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। इन स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पर कैपिटल कंजम्पशन एनम इज ओनली 32 kg। जबकि स्टील का इतना प्रोडक्शन है उसके बाद भी पर कैपिटल कंजम्पशन कितना है, सिर्फ 32 kg। क्यों? क्योंकि बाकी सारे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाहर चला जाता है। जब खुद ही इतना कम ले रहे हो तो फिर बाकी क्या जाएगा, बाकी जाएगा बाहर में। तो ये हो गया हमारा आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो अब आगे देखो, आगे क्या बता रखा है कि ऑल पब्लिक सेक्टर, जितने भी जो पब्लिक सेक्टर क्या भी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये अपना सामान कहाँ से लेते हैं, ये अपना सामान देती है सेल से। सेल क्या हुआ, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ से। पर जो टिस्को है, टिस्को क्या हुआ, एक प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री होगी। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज कहाँ ले रही है, टाटा स्टील से, वो टाटा स्टील से लेती हैं। इन 1950 में चाइना और इंडिया जो थे वो लार्जेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में वो जो थे स्टील प्रोड्यूस करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था, स्टील का प्रोड्यूसर बना, और साथ में साथ कंज्यूमर भी बन चुका था। मतलब प्रोड्यूस तो हो रहा है, कंज्यूम भी हो रही थी वहां स्टील अच्छी तादाद में। 2004 में इंडिया वॉज दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया 2004 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुकी थी स्टील की। क्यों बनी? क्योंकि जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू था, यहाँ पे बहुत अच्छा आयरन ओर मिल रहा था। आयरन ओर मिलता है तो आयरन से ही स्टील बनता है। तो यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ आयरन ओर मिल रहा था तो ये लोकेशन अच्छी थी, तो यहाँ पे स्टील की जो थी इंडस्ट्रीज भी यहाँ सेटअप होने लगी। सेटअप हुई तो प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया था, ठीक है। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट, अच्छा, it is largely because of the relative advantage this region has for the development of this industry। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया था। These include low cost of, एक तो लो कॉस्ट में आयरन ओर मिल रहा था, बगल में ही था आयरन ओर, ठीक है। दूसरा क्या था, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, ऊपर से मिल भी बहुत ज्यादा उसमें रहा था, मतलब बल्क में मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या था, लेबर भी वहाँ चीप थे, एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और ग्रोथ पोटेंशियल अपने ही मार्केट में क्या थी, अच्छी खासी थी। दो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आर फुल पोटेंशियल, लार्जली ड्यू टू इंडिया स्टील प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है, लेकिन आज भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हटे हुए। क्यों पीछे हैं हम लोग? पहला है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। पहली चीज तो कुकिंग कोल की कमी होने के कारण क्या है, हाई कॉस्ट, उसकी कॉस्ट हाई है इस वजह से, इसके कारण। दूसरा क्या है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चीप, मतलब अब सस्ते में आप लेबर बुला रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी भी उनकी कम होगी, कम काम करेंगे ना वो भी। अब उनको आप एक बार बताओ, आप एक लेबर को आप सोचो कि मैं सस्ता सामान दे देता हूँ, लेकिन सस्ते सामान में कुछ आपको खामियां भी तो झेलनी पड़ेगी। तो वही खामियां ये कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब कभी लाइट थी कभी नहीं थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ये वाला, ठीक है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा, इतना कुछ खास नहीं था। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, और हम लोगों ने क्या किया, दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट करना भी, अच्छी क्वालिटी का स्टील इम्पोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। हमारे डोमेस्टिक डिमांड क्या हुई कि हम अपनी कंट्री को जितना स्टील चाहिए वो सफिशिएंट मिल रहा है हमको हमारी कंट्री के लिए,
ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। एक तो क्या हुआ कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या हुए, जैसे मैं हूँ, मुझे एक स्टील की इंडस्ट्री खोलनी है। अब मैं इंडस्ट्री ऐसे तो खोल नहीं सकती, मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बोलूंगी कि आप मेरी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, हम जितना प्रोडक्शन करेंगे हम आपको उसका 10% दे देंगे। तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की वजह से भी ग्रोथ शुरू होने लगी। There is need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively। तो क्या है, अभी रिसोर्सेज और ये रिसर्च करने की, जैसे हमने एग्रीकल्चर में क्या ना, हमने एक पूरा एग्रीकल्चर के लिए एक रिसर्च करा, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन खोले, तो वैसे ही स्टील के लिए भी चाहिए कि अच्छी खासी रिसर्च होनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी जो है स्टील की आगे बढ़ेगी। तो ये था स्टील। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, इट इज दी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालॉजिकल इंडस्ट्री कहाँ की है, इंडिया की है। इट इज लाइट, ये लाइट है, रेजिस्टेंट टू corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metal। malleable क्या हुआ कि कभी भी, मतलब इसको किसी भी शेप में आप बना सकते हो, और अगर कुछ और मेटल के साथ आप इसको मिक्स करोगे तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। ठीक है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, ये एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। इट हैज गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसने क्या है, ये जो जिंक है, स्टील है, कॉपर है, इनको सब्सटीट्यूट, मतलब इनकी जगह ले ली है कई इंडस्ट्रीज में। ठीक है। देयर आर 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री लोकेटेड इन। अब 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स कहाँ है, पहला है उड़ीसा में, फिर है वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यहाँ क्या है, ये लोकेटेड है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। फिर क्या है, इन 2004 में देखो, इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 600 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। इंडिया ने 2004 में 600 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक। तो बॉक्साइट जो होता है उसी से ही एल्यूमिनियम बनता है। तो ये क्या है, ये है डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होता है ये। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of industry। पहला क्या है, एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, दूसरा रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसा नहीं है अभी लाइट आ रही, अभी नहीं आ रही, तो रेगुलर सप्लाई क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए, तभी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। अब देखो चार्ट देखो, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम देखो। पहले तो क्या होता है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है। ठीक है। एक वो मतलब एक बॉक्साइट जो होता है एक पत्थर की तरह होता है, उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वहां क्या होता है, बॉक्साइट को क्रश, मतलब उस पत्थर को तोड़ा जाता है, तोड़ा जाके क्या होता है, उसमें से एल्यूमिनिया निकलता है। ठीक है। एल्यूमिनिया निकलता है, फिर उसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर, उसको कहीं पे बल्क में शिप हो रहा है, कहीं पे पिच फ्रॉम अ कॉलेजरी, तो ये इसको शिप किया जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे जाके अ मोल्टन मेटल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे आगे जाके ये क्या बनता है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे क्या बनता है, ऐसे हमारा पूरा एल्यूमिनियम बनता है। अब हम आगे आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। ठीक है। डाइवर्सिफाइंग मतलब अलग, डाइवर्सिटी क्या होगी, अलग अलग तरह की चीजें, तो ये डाइवर्सिफाई भी कर रही है अपने आप को और ग्रो भी कर रही है अपने आप को। ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है। 3% किसको दे रही है, अपना जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री, और 12th इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन टर्म ऑफ इट्स साइज। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें लार्ज स्केल भी है, इसमें स्मॉल स्केल भी है, दोनों तरफ ये चलती है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, ठीक है, पेंट्स हो गया, निट्रिक एसिड हो गए, सोडा ऐश हो गया, टू मेक ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट, एंड क्या हो गया, कॉस्टिक सोडा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके इनऑर्गेनिक, ये हो गया आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। ठीक है,
दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ये कंट्री मतलब ये इनऑर्गेनिक हो गया जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अब ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक में क्या है, पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, सिंथेटिक रबर, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पेट्रोकेमिकल चाहिए होता है वो क्या होता है, वो ये इंडस्ट्री में ग्रो होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट। तो ये कहाँ, ऑयल रिफाइनरीज के पास में लोकेटेड होता है या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास में, ठीक है। उसके बाद है द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो केमिकल इंडस्ट्री अपनी ही लार्जेस्ट क्या है, कंज्यूमर भी है, ठीक है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू अच्छा, एक केमिकल बन गया, फिर उससे दूसरा केमिकल बन जाता है, फिर उससे तीसरा बनता है, तो वो अपने को ही कंज्यूमर, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी है, मेक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, ठीक है। ये कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे को काम आते हैं कहाँ, एग्रीकल्चर में, तो वो इंडस्ट्री बनाती है कौन सी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, ठीक है। द थर्ड दैट इज पोटैश is entirely imported as country does not have in reserve of commercially usable potash or potassium compound in any form। तो जो ये पोटैश होता है ये क्या होता है, ये इम्पोर्ट हो, ये इम्पोर्ट कर दिया जाता है इंटायरली, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग पोटैश को जो है अपने पास जमा करके रख सकें, हम पे वो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डायरेक्टली। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजियस फिल्टर फर्टिलाइजर। इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर। देयर आर 57 फर्टिलाइजर यूनिट, 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट है जो कि नाइट्रोजियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। 29 है यूरिया के लिए और 9 है प्रोड्यूसिंग एमोनियम सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट प्रोड्यूसर सिंगल सरफॉस्फेट, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग एंड 1 कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 10 पब्लिक सेक्टर है फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसके, और कितना है, और 1 है कोऑपरेटिव सेक्टर। फिर क्या है, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई, तो इंडस्ट्रीज क्या हुई, ज्यादा सेटअप होने लगी डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे क्या बता रहा, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ दी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। यहाँ पे हाफ ऑफ दी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो इंडिया में होती है वो कहाँ होती है, इन्हीं स्टेट्स में होती है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हो गया आपका, बिहार हो गया आपका, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम आगे आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। तो सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग। अब देखो सीमेंट तो आपको पता है, सीमेंट से क्या बनता है, ये घर बना है, आपका स्कूल बना है, आपके मॉल्स बने हैं, आपके होटल्स बने, लाइब्रेरी बनी है, ठीक है, आपके डैम्स बने हैं, और क्या बने, ब्रिजेस बने हैं, रोड्स बनी है। तो सीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, जैसे लाइमस्टोन चाहिए होता है इसको, सिलिका चाहिए होता है, एल्यूमिनियम चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है, क्योंकि ये हैवी और बल्कि वो होते हैं, क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द रेल ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट्स तो चाहिए, पर कोल भी चाहिए, और क्या चाहिए, कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए, रेगुलर सप्लाई, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री। तो गुजरात में जो है बहुत सोच समझ के इसको लगाया गया ताकि अदर कंट्रीज में भी ट्रांसपोर्ट जो है हो सके। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई 1904 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। पहला 1904 में काम आता चेन्नई में, फिर क्या हुआ, ये एक्सपेंड होने लगी इंडस्ट्री। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म डेट टू इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डी कंट्रोल प्राइस पे मतलब कंट्रोल नहीं हुआ और इस इंडस्ट्री जो थी बहुत आगे बढ़ने लगी। देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स एंड 332 मिनी सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। 138 लार्ज इंडस्ट्रीज है और 332 क्या है, मिनी सीमेंट इंडस्ट्रीज है। कहाँ, इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ सीमेंट। Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia and Middle Asia, East
अफ्रीका एंड साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम द लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। तो इसकी क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको देखो, अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपको लोग मांगेंगे भी आपसे, है ना। तो लोग मांगेंगे, तो इनका काम, इनकी सीमेंट अच्छी है इंडिया की, तो उसने एक्सपोर्ट के लिए अपनी कंट्रीज भी ढूंढी। दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन भी अच्छा कर रही है और कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड मतलब हमारी डिमांड, मतलब कंट्री की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं। तो ये थी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। अब हम आगे आएंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। मेरा गला बैठ गया है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखो अब क्या हो गया, हम आगे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी क्या होती है, जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? इतना जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं किस चीज पे निर्भर है, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? जब आपके पास व्हीकल होगी। तो व्हीकल कहाँ से आती है? व्हीकल आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ठीक है। Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. ये सब कहाँ होती है? मैन्युफैक्चर इंडिया में होती है, ठीक है, और अलग अलग जगहों में होती है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन की क्या बात हुआ ना कि नए नए मॉडल्स आए तो उन मॉडल्स को बनाने के लिए भी कुछ सामान चाहिए। तो वो सामान भी चाहिए होता है। उससे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ठीक है। ग्रोथ क्या हुई? एक ही सेक्टर में नहीं हुई। अब जब हमको ऑटोमोबाइल के लिए सामान चाहिए, वो सामान तो स्टील इंडस्ट्री से ही आएगा ना। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ क्या हुआ? बहुत सेक्टर्स में ग्रोथ हुई, ठीक है। इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स, ठीक है। इन सब की वजह से ये कुछ बता रखा है कि लिबरलाइजेशन के बाद ये कुछ मॉडल्स है। दिस इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस अ क्वेंटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से भी कम में इसने एक बहुत अच्छा अपने आप को मतलब एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट करी, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, इनकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्री ने एक ग्लोबल डेवलपमेंट, मतलब अपने इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी डेवलपमेंट जो थी हासिल करी। एट प्रेजेंट देयर आर 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, 9 इंडस्ट्री ऑफ कमर्शियल व्हीकल, 14 ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स, ठीक है। अब देखो इसमें मैं तुम्हें बताती हूँ कि कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स तो वो हो गई, जैसे कि हमारे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ये हो गई, ठीक है। फिर 9 होगी कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल्स होगी, ट्रेन होगी हमारी, ठीक है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और क्या होता है? एयरपोर्ट, हमारे ये जो प्लेन्स होते हैं ये हो गए, ठीक है। 2 और 3 व्हीलर्स क्या होगी? 2 और 3 व्हीलर्स हो गई, 2 व्हीलर स्कूटी, और एक 3 व्हीलर की भी आती है ना साइड कार वाली, तो वो, ठीक है। अब आगे देखो, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर। इन जगहों में क्या है? ये इंडस्ट्री सेटअप है। तो ये क्या था? ये था हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब हम आगे हैं आईटी में, विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो अब हम आगे हैं इसमें। तो ये क्या होता है इसमें? देखो, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज। अच्छा देखो, ये आप कॉल करते हो, कॉल कैसे चली जाएगी दूसरे पे? कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो कनेक्टिविटी कहाँ आती है? वो आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को टेलीफोन कर रहे हो, ठीक है। आपका टीवी कैसे चल रहा है? उसके लिए भी रेडियो एक्टिव वेव्स चाहिए। वो जो एंटीना होता है वो सिग्नल लेके आता है। ये सब किस में आता है? ये सब आता है आईटी में, ठीक है। तो बैंगलोर हैज इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बैंगलोर में आप देखोगे आईटी की कंपनीज ही कंपनीज है। अगर किसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो वो बैंगलोर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंगलोर एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल मतलब इंडिया में अगर कहीं पे सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत अच्छी है, वो कहाँ है? वो है बैंगलोर में। अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, ठीक है। आपका चेन्नई है, कोलकाता है, ठीक है। आपका लखनऊ है। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, ठीक है। A major impact of this industry has been on employment generation. इसमें employment बहुत अच्छी हुई थी कि employment generation बहुत अच्छी हुई इस इंडस्ट्री में। Up to 31 March 2005 the IT industry employed over 1 million person. किसने? 31 मार्च तक 2005 तक IT इंडस्ट्री ने
एम्प्लॉय करे ओवर 1 मिलियन पर्सन्स। द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है, नंबर इंक्रीज होता रहेगा in 3 to 4 years. It is encouraging to know that 30% of people are employed in this sector. इन सेक्टर आर वुमेन। तो यहाँ पे जो 30% जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है वो कौन है, वो है वेमेन, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत अच्छा अर्नर है। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, आपको यूएस डॉलर मिल रहा है, तो यूएस डॉलर यहाँ पे कितना हुआ, वहाँ का $1 यहाँ के 70 रुपीज के बराबर है। तो अगर आपको 10 यूएस, अगर आपको 100 यूएस डॉलर भी मिल रहा है विच इज 70,000 आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज भी है, ठीक है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस। इसमें जो कंटिन्यूइंग ग्रोथ हो रही है हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर में, ये इज द मेन की टू सक्सेस, मेन एलिमेंट की क्यों ये इंडस्ट्री जो है इतनी आगे पहुंच रही है। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, हमारा लास्ट टॉपिक। तो ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड वाटर एयर नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। अच्छा ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट कर रही है, हमारी कंट्री को बहुत डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यही इंडस्ट्रीज जो हैं ये हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, पहली चीज क्या हो रही है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। अब हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो अगर हैवी मशीनरीज यूज हो रही है तो उससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन करिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा वाटर में जा रहा है तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, वो इंडस्ट्री का गंदा धुआं जो हवा में मिल रहा है तो वो हवा को खराब कर रहा है। तो एयर, ये क्या है, ये कुछ पॉल्यूशन जो है ये इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहे हैं। तो पहला देखो एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। अनडिजायरेबल जो कि एयर के लिए और हमारे लिए बहुत बेकार होती है, वो गैसेस जब एयर में मिलती है तो उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एयरबोर्न पर्टिकुलेट मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट मिल रहा है, ठीक है। स्प्रेज मिस्ट एंड स्मोक। तो ये स्मोक जो है ये केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल से आता है। जब इंडस्ट्रीज में से काम होता है ना तो वो केमिकल जो निकलता है वो स्मोक के थ्रू निकलता है। स्मोक जब हवा में मिलता है तो हमारी पूरी एयर को खराब कर देता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली, इससे ह्यूमन हेल्थ तो खराब हो ही रही है, इससे एनिमल्स की भी खराब हो रही है, वो बर्ड्स की भी खराब हो रही है जो हवा में उड़ती हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर एज होल। बिल्डिंग्स कैसे खराब हो रही है, अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो बिल्डिंग्स को खराब कर रहा है, वो पेंट को। वहां पे एयर पॉल्यूशन होगा तो वहां पे क्या होगा, धुएं से बिल्डिंग्स जो है उनमें धुआं चिपकेगा तो वो काली पड़ जाएंगी, तो बिल्डिंग्स को भी खराब कर रहा है। फिर आता है वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है, वेदर वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उससे क्या हो रहा है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि वेस्ट सीधा पानी में जाता है, इससे क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड्स आर पेपर पल्प केमिकल। ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, जब ये बाहर इसमें बता रखा है कि एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गया लाइक लीड एंड मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल विद कार्बन, ये सब कुछ बता रखा है कि जब ये वाटर बॉडीज में मिलता है तो वाटर को कितना पॉल्यूट कर रहा है। वाटर में आपको पता है हमारे कितने सारे हमारी ये फिशेज होती हैं, हमारे ये सी हॉर्स होती है, कितनी सारी चीजें होती है, हमारी एक एक्वेटिक पूरी लाइफ है, ठीक है, वाटर में। और जब ये सब सामान वाटर में मिलता है ना तो कहीं ना कहीं उस लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। फ्लाई ऐश, ठीक है, स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। फिर आता है थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। जब गरम जो थर्मल होता है, गरम पानी, ठीक है, बिना उसको ठंडा करे आप पानी में फेंक दोगे, ठीक है, उससे क्या होगा, थर्मल पॉल्यूशन होगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटेट्स कॉज ऑफ, इससे कैंसर होता है, ठीक है, बर्थ डेफिसिट, मिस कैरेज, ये सारी चीजें क्या होती है, इससे होती हैं। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल और वाटर पॉल्यूशन इससे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। रेन वाटर पेरोक्लेट टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। अब रेन कैसे आती है, रेन आती है नीचे से, पानी जो होता है वो ऊपर जाता है। अब अगर नीचे का पानी इतना पॉल्यूटेड होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पूरा सिस्टम जो है खराब हो जाता है। फिर आता है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब गुस्सा तो आएगा ही पर कान खराब हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट रेट में किसी को साउंड से इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर आता है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट
एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस भी होता है, ये जो अनवांटेड साउंड होता है इससे स्ट्रेस भी होता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मशीनरी, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट, जनरेटर्स, इन सब से जो होता है बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। अब अगर एक हेवी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी एक हैवी इंडस्ट्री है, मैं आपको एक ही इंडस्ट्री में इसमें एग्जांपल दूंगी, एक हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडस्ट्री किसकी है? कॉटन प्रोड्यूस कर रही है, वो कॉटन को क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है। अब वो क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है तो पहले क्या होगा? पहले तो हैवी मशीनरी चाहिए होगी, ठीक है। हैवी मशीनरी हो रही है, हैवी मशीनरी से क्या हुआ? नॉइज पॉल्यूशन हुआ। नॉइज पॉल्यूशन के बाद वो कॉटन जब क्या होता है, वो आगे जाएगा, कॉटन बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, उसमें से जो वेस्ट सामान होगा वो सारा कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा, तो वाटर पॉल्यूशन हुआ। फिर वो डाई हो रहा है, गर्म पानी में डाई कर रहे हैं उसको, खूब उबलते हुए पानी में, वो पानी भी कहाँ जाएगा? वाटर्स में, रिवर्स में जाएगा, वो क्या होगा? थर्मल पॉल्यूशन हुआ। और वही जब इवेपोरेट होके ऊपर हवा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब है कंट्रोल ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें कुछ आपको बता रखा है कि क्या हम कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। हम लोग वाटर को फिर से रीयूज कर सकते हैं, पानी खराब हो गया उसको फिर से रीयूज कर दो किसी और चीज में, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स, हार्वेस्टिंग करो। हमने इससे पहले चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा कि आप लोग वाटर को एक जगह इकट्ठा करो, अगर आपको इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग देम, उनको पहले ठंडा करो, बिफोर रिलीजिंग हॉट वाटर, उसको पहले ठंडा करो और तब पानी को फेंको, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय, ठीक है। टेरिटरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल करते रहो। Overdrawing of groundwater reserves by industry where there is threat to groundwater resources also need to be regulated legally, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता रही कि ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। ऐसी मशीनरी डिजाइन करो जो कि नॉइस कम करे, काम ज्यादा करे, ठीक है। नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। आप लोग पर्सनल अपने लिए ईयरफोन्स या ईयर प्लग्स यूज करो ताकि आपको नॉइज ना सुनाई दे, लेकिन इससे अच्छा तो ये करो कि आप कुछ सामान ऐसा लगाओ, वहां पे कुछ भर के सामान ऐसा लगाओ कि नॉइज जो है अपने आप ही कम हो जाए, ठीक है। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगी जब आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख के इंडस्ट्रीज से काम करोगे, ठीक है। आप अगर एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, भले इंडस्ट्रीज आज कितनी ही डेवलप हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट को जो है बहुत ज़्यादा खराब कर रही है, जो कि बहुत गलत है। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो, और दैट्स इट।